नमस्कार, मैं हूं मारूफ रजा। हर हफ्ते की तरह इस बार भी मेरे साथ एक खास मेहमान है। जी हां, उत्तर प्रदेश में काफ़ी दखल है, दिग्गज नेता हैं, सपा से आते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नरेश अग्रवाल जी की। नरेश जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नरेश जी, आपको उत्तर प्रदेश में राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। नहीं, देखिए, मैं न चाणक्य हूँ न मैं राजनीति का पंडित हूँ जी। लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति 24 घंटे राजनीति करता हूँ जी। और चूंकि राजनीतिक परिवार में जन्म लिया तो बचपन से राजनीति का इंटरेस्ट रहा। जी। जनता से सीधे जुड़ा होने के नाते जनता की नस का भी काफी पता रहता है। जी। इस नाते हो सकता है कोई मुझे चाणक्य कह दे, कोई राजनीतिक पंडित कह दे। जी। कभी कभी लोग ये भी कहते हैं कि नरेश जी जहाँ है सरकार उसी की बनती है। जी। ये भी लोग कह देते हैं, लेकिन इसमें सच भी है। जहां पर आपने देखा कि पलड़ा भारी है तो आप वहां मुंह करके कांग्रेस में आए, कांग्रेस से बसपा, सपा, तो कई अलग अलग आपने राजनीति। नहीं, देखिए, बिल्कुल ये जो धारणा बनाई गई है ये गलत है बिल्कुल। जी। मैं बचपन से जन्मजात कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में रहा। जी। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह धूम दर्जे की स्थिति मुझको रखा गया, एमएलओ का बहुमत होते हुए मुझे दल का नेता नहीं बनाया गया, विधानमंडल दल का। जी। कास्ट के मारे एक विशेष कास्ट में जन्म लिया था, कांग्रेस में इग्नोर किया गया। सारी योग्यताओं को होते हुए मेरी क्षमता का कभी प्रयोग नहीं किया गया। जी। इस मारे कांग्रेस से कहीं ना कहीं विरोध करने की स्थिति बनी। लेकिन एक बार बीजेपी तक को आपने सपोर्ट कर दिया कांग्रेस बनाने और सरकार बनाने के लिए। बीजेपी को नहीं, सरकार उस समय उत्तर प्रदेश में बनना जरूरी थी, मांग थी लोगों की। जी। हमने कांग्रेस तोड़ी थी एमएलए को लेकर, बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। जी। लेकिन अपनी शर्तों पे किया था, बीजेपी की शर्तों पर नहीं किया था। जी। जी। और वो उत्तर प्रदेश की बड़ी पॉपुलर सरकार भी थी। जी। कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, हम ऊर्जा मंत्री थे। जी। लेकिन वो पॉपुलर सरकार भी थी, एक नया फार्मूला भी राजनीति का था। जी। दोनों दौर एक साथ चले थे। जी। जी। तो मैंने हरदम जनता के इंटरेस्ट में निर्णय लिया, अपने इंटरेस्ट में कोई निर्णय नहीं लिया। जी। राजनीति में आपने बड़े उठापटक देखे, कई अलग अलग घर भी देखे और खुद अपनी पार्टी भी बनाई। क्या हुआ नरेश जी कि वो सरवाइव नहीं कर पाई और आपको उसको विलय करना पड़ा? देखिए, हमारे तमाम साथियों से मैं कहता रहा कि पार्टी अलग जो है इसी को बनाए रखो, लॉन्ग टर्म चलोगे। लेकिन वो लोग राजनीति में इतने अपरिपक्व थे, इतनी जल्दी में वो सब ले लेना चाहते थे। उन्हें मैंने मिनिस्टर बनवाया था, मुझे कल्याण सिंह जी कहते थे नरेश जी इन सबको मिनिस्टर मत बनाइए। जी। लेकिन मैं थोड़ा बचकाने में सबको मिनिस्टर बनवा गया। जी। वो सब मिनिस्टर बन गए बिना योग्यता के कहूँ या बिना अनुभव के। जी। तो वो सब इतनी लालसा में पड़ गए कि उन्होंने पार्टी को प्राथमिकता नहीं दिया, अपने पद को, मंत्रालय को प्राथमिकता दी। उसका नतीजा हुआ पार्टी को भंग करके मुझे सपा में जाना पड़ा। जी। लेकिन मैंने जो कहा था उन्होंने नहीं समझा और आज वो सब कहाँ कहाँ विलुप्त हो गया पता ही नहीं चल रहा है। राजनीति में कहीं चर्चा का नाम भी या चर्चा का बिंदु भी वो नहीं रहेगा। नरेश, अगर अभी भी अगर हालात आपके मुआफिक नहीं हुए या आपको उस तरीके की तरजीह नहीं दी गई तो क्या फिर आपके विकल्प खुले कि फिर दोबारा आप कांग्रेस में चले जाएंगे? नहीं, देखिए, कोई सवाल नहीं कि समाजवादी पार्टी से अच्छी कोई मुझे पार्टी नहीं दिखाई देती। जी। जहाँ खुला विचार विमर्श है, जहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, जहाँ नेता से हर बात कह सको। और मैं तो एक तरीके से अपने को नेताजी के परिवार का एक सदस्य मानता हूँ, उतना सम्मान मुझे मिलता भी है। तो ऐसे में कहीं और जाने का प्रश्न नहीं उठता है। नेताजी के परिवार के जो मुखिया जो भी प्रदेश को देख रहे हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश जी, उन पर आपने कहा कि वो बेदाग है, उनकी छवि अच्छी है, लेकिन कई मंत्री ऐसे हैं जिनकी वजह से सरकार की बदनामी हो रही है। तो नेताजी कहते हैं, उसमें हमारे कहने के जो नेताजी ने तमाम मंच से कहा जी कि तमाम मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के चार्ज लग रहे हैं, तमाम मंत्री की छवि अच्छी नहीं है। जी। तो जब मुखिया कह रहा तो मुझे कहने की क्या जरूरत रह गई है। लेकिन ये सत्य है कि जितनी ईमानदारी से अखिलेश ने काम किया, जी, उतनी ईमानदारी से अगर उनके मंत्रियों ने भी काम किया होता तो आज हमारी सरकार की स्थिति एकदम टॉप पे होती। तो यानी ये माने कि अभी जो हालात हैं, जो काम किए हैं, उन काम का वो सिला नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं पार्टी को 2017 में इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी तो कहीं ना कहीं मान्यता अपनी रखेगी। जी। आप लोगों ने कानून व्यवस्था पे हमारी सरकार को इतने बड़े कटघरे में कर दिया जी कि
कानून व्यवस्था न खराब होते हुए भी संदेश किया कि जैसे कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं। मैंने बहुत जिलों में जाकर लोगों से पूछा कि भाई कौन खुलेआम गुंडागर्दी हो रही, कहाँ रैंसम वसूली हो रही, कहाँ लोग घर से नहीं निकल पा रहे, कानून व्यवस्था की इतनी हालत खराब है। कहीं कुछ नहीं था जी। लेकिन एक जहाँ जाइए बस कानून व्यवस्था बड़ी खराब है, कानून व्यवस्था बड़ी खराब है। नरेश जी मानते कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ बेहतर है, कानून के नाम पर कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम नहीं कह सकते कोई भी सरकार रही हो, कहीं ना कहीं अपराध हुए हैं। ऐसी कोई सरकार का नाम बता दीजिए, उत्तर प्रदेश क्या देश में किसी सरकार का नाम बता दीजिए जिसके राज्य में अपराध ना हो रहा, डकैती, हत्या, बलात्कार, कौन राज्य में नहीं। इतनी आबादी में ये तो सब होना स्वाभाविक। लेकिन ये अखिलेश यादव बड़े युवा मुख्यमंत्री बने हैं, एक नई सोच के साथ आए, तो उम्मीद ये की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश को वाकई उत्तम प्रदेश बना देंगे। देखिए बहुत सी तो नई चीजें अखिलेश जी ने दी उत्तर प्रदेश को। मेट्रो दिया लखनऊ को, आगरा की सड़क दी, नई तमाम समाजवादी पेंशन बहुत बड़ी योजना, जनेश्वर पार्क, ये सब दिया। ऐसा नहीं कि युवा सोचती तो सोच ने अपने को बनाया जी। एक नई सोच को आगे लेकर बढ़े। जो एक ट्रैक था उस ट्रैक से कहीं ना कहीं उन्होंने परिवर्तन लाने की कोशिश की, इसको कोई मना भी नहीं कर। लेकिन उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि उस परिवर्तन का फायदा नहीं होगा, एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा हावी रहेगी। अब ये तो नहीं हम कह सकते ज्यादा हावी रहेगी, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर चुनाव में रहेगा जी। लेकिन इतना मानना चले उत्तर प्रदेश में चुनाव जो होगा वो देखने वाला होगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव जी। तो ये नहीं कहा जा सकता कि हमारी पार्टी बैक करेगी नहीं। हम तो आज भी मान रहे हैं जी। हम अपनी उपलब्धियों को जो जनता के बीच ले जाते हैं तो जनता बड़े ध्यान से उनको सुनती है, तो हमें आने में बहुत दिक्कत होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप कांग्रेस में रहे, बसपा में रहे, अब सपा में है, अपनी पार्टी भी बनाई, ये चार अलग अलग जायके आपने चखे, कौन सा सबसे बेहतर आपको लगा? ये सबसे बढ़िया समाजवादी पार्टी रही जी। उसकी वजह क्या रही है? यहाँ पे बिल्कुल फ्रीडम जी, जबकि रीजनल पार्टी में फ्रीडम नहीं होती, रीजनल पार्टी में करीब करीब गुलामी होती है जी। लेकिन मैंने एक ऐसी पार्टी देखी जहाँ गुलामी नहीं और योग्यता के आधार पर यहाँ पर चीजें मिलती हैं, जाति आधार नहीं। कांग्रेस अपनी पार्टी थी लेकिन वहाँ जाति आधार पर सब कुछ था जी, योग्यता के आधार पर नहीं था। क्या लगता है 2017 में सपा जो है किन बिंदुओं को लेकर के जनता के बीच में जाएगी? हमने जो चुनाव में वादे करे थे उनको जो पूरा किया, अपनी उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। एक केंद्र ने जो हमारे साथ सहयोग किया उसको भी हम दिखाएंगे और अदर पार्टी जो लड़ रही है उनकी भी सरकारें रही, उनसे हम तुलना अपनी सरकार की करेंगे। कम से कम आज हमारी सरकार में जनता अपनी बात किसी न किसी के माध्यम से पहुंचा तो सकती है, नहीं तो यहाँ पिछली सरकार थी तो कोई किसी से बात ही नहीं कर सकता था, बात कौन पहुंचा था। तो मैं कहूँगा इन सब की तुलना में जनता को सोचना चाहिए जी। आप कह रहे हैं कि असहयोग किया केंद्र सरकार ने, लेकिन सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह कई बार केंद्र की जो पीठ थपथपा चुके, खास करके मैं बिहार चुनाव का जिक्र करूं तो वहां पर साफ उन्होंने ऐलान किया कि भारतीय जनता पार्टी थंबिंग मेजोरिटी से आ रही है, तो ऐसा बयान देने की क्या जरूरत? नहीं, देखिए वो आशा नहीं था उनका, वो उन्होंने कैसा कभी अपनी बात जाहिर करी। ये ठीक था बिहार में गठबंधन बनाया था, लेकिन नीतीश जी जिस तरह कांग्रेस के बिना हम लोगों से बात करे चले गए, उन्होंने कांग्रेस से समझौता कर लिया, ये नेताजी को पसंद नहीं आया और उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। ठीक है। तो नेताजी अपनी जिंदगी में बहुत बार ऐसे रिस्क उठा चुके हैं, उन पे आरोप लगे, कभी सफल हुए रिस्क में, कभी असफल हुए। ये ठीक है बिहार में हम असफल हुए, बिहार में अगर गठबंधन होता तो नेताजी आज बहुत बड़े नेता होते, हिंदुस्तान के कहा जाता कि मुलायम सिंह के नेतृत्व में बिहार में हमने भाजपा को मात दी, जबकि सब कुछ मुलायम सिंह जी का किया दिया था। आरोप हम पर दूसरे लगे, लेकिन ऐसा नहीं, राजनीति में जो निर्णय लेता है वही जिंदा रहता है, राजनीति में अनिर्णय वाला नहीं जिंदा रहता। बिल्कुल। तो नेताजी कम से कम निर्णायक तो है, निर्णय तो लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कोई क्षणिक उसमें कुछ कमी हो जाने के कारण उसको लॉन्ग टर्म में हम कहीं नुकसान में रहे जी। कांग्रेस पर अक्सर आरोप लगता है कि परिवार की पार्टी है, परिवारवाद को बढ़ावा देती है, क्यों ना ये बात सपा के लिए कही जाए? सपा में तो बड़ी फ्रीडम है, परिवार नहीं है। देखिए रीजनल पार्टी तो परिवार पे चलती है जी। रीजनल पार्टी में तो कभी आरोप लगता ही नहीं कि परिवारवाद का, जितनी भी रीजनल बसपा में परिवारवाद नहीं है, बसपा बीजेपी में परिवारवाद नहीं है, बीजेपी कांग्रेस में परिवारवाद नहीं है, पार्टी नहीं है जी।
बीजेपी कहाँ मैं प्रदेश की बात भी करूं तो जो सबसे बड़ा परिवार, जो पॉलिटिकल परिवार है, मेरे ख्याल से सपा से बड़ा कोई है ही नहीं। अब आप देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव में जी जनता ने इतनी मोदी की वेव के बाद भी नेताजी जी के परिवार के 5 सदस्यों को चुना। तो आप ये भी कुछ सोच सकते हैं कि जनता को विश्वास नेताजी उनके परिवार में कितना ज्यादा है। लेकिन पार्टी खत्म हो गई, सिर्फ परिवार जीत गया। उसको आप परिवारवाद माने, पार्टी तो खत्म हो गई। पार्टी तो बसपा पूरी साफ हो गई जी, उसका तो 0 पहुंच गया, एक भी नहीं जीत कर। जी कांग्रेस पूरी साफ एक तरीके से हो गई। ठीक है, ये ठीक है, वेब बहुत हिंदुस्तान में पहली बार नहीं आई। इंदिरा जी ने तो एक बार 83, इंदिरा जी की मौत के बाद जो चुनाव हुआ था जी, तो कांग्रेस 85 में 83 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती थी, सभी लोग साफ हो गए थे। जी। तो खाली इन वेबों पे कोई साफ हो जाए तो उससे नहीं होता कि पार्टी कमजोर। नरेश जी, आप इतने मंझे हुए राजनेता हैं, कैसे मानते हैं कि किसी एक व्यक्ति की वेव होती है? नरेंद्र मोदी की वेव्स थी, एकदम आई और एकदम खत्म हो गई, उसके बाद लगातार ग्राफ गिरता हुआ। इससे पहले भी हुआ, कोई पहली बार नहीं हुआ है। राजीव जी जब प्रधानमंत्री बने थे, इंदिरा जी का एसोसिएशन हुआ था, सिंपैथी वोट गया था, उससे इससे ज्यादा सीटें पाई थी उन्होंने, 400 से ऊपर सीटें पाई थी। लेकिन कितनी तेजी से उसके बाद ग्राफ गिरा उनका जी, मैंने वो भी देखा है। इंदिरा जी ने 71 में कितनी मेजॉरिटी पाई थी। लेकिन सर वो एक वजह थी, इंदिरा गांधी का असोसिएशन हुआ था तो उसके बदले में ये उनको मिल गया तोहफा। लेकिन ऐसा नरेंद्र मोदी के मामले में कहाँ हुआ? देखिए, जो मनमोहन सरकार की वो इतनी डिफेंस सरकार हो गई थी, आम जनता के दिमाग में बैठ गया था इससे भ्रष्ट और इनकॉम्पिटेंट सरकार कोई नहीं हो सकती। उस सरकार में भी बहुत लोग चलाने वाले हो गए थे। तो जनता ने एक परिवर्तन का मन बनाया था और नरेंद्र मोदी जी एकदम उस बीच उभर के आए जी। मुझे कहना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन गुजरात का फिर से चुनाव जीता था, उसी दिन जनता में आवाज उठ गई थी कि मोदी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए जी। तो वो एक लोगों के दिमाग में बैठा, और जो बैठा तो वेव में परिवर्तन होगा। वेव हिंदुस्तान में बहुत बार चली है जी। हमने 71 की वेव देखी, 77 की वेव देखी, 80 की वेव देखी, 84 की वेव देखी, अटल जी की वेव देखी। तो ऐसा नहीं पहली बार वेव चली है। एक वोट से जब अटल जी हारे थे, उसके बाद देश में जो मिड टर्म इलेक्शन हुआ तो अटल जी की वेव चली थी। अटल जी के सामने कोई नहीं ठहर रहा था। तो ऐसा नहीं देश में वेव नहीं चली, देश की जनता ने बहुत बार वेव चलाई जी। ये वेव्स अलग अलग कांग्रेस में चली, बीजेपी में चली। क्या उम्मीद रखें कि नेताजी की भी वेव चलेगी और दोबारा से सपा जो है उत्तर प्रदेश में आएगी और पहले से बेहतर हालत में आएगी? लेकिन बहुत ऐसा नहीं कि कोई करिश्मा होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में 3 बार सरकार रिपीट हुई है, उड़ीसा में दिल्ली में हुई है, उड़ीसा में लीजिए, दिल्ली में शीला जी 3 बार रिपीट हुई, छत्तीसगढ़ को आप ले लीजिए, ममता गुजरात में ममता फिर रिपीट करने जा रहे हैं, गुजरात में रिपीट हुई है जी। तो उत्तर प्रदेश में न रिपीट होने का कारण क्या, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। कोई मिरेकल नहीं होगा ये। अच्छा, उत्तर प्रदेश में भी वही होगा जो और राज्यों में हुआ है जी जी। तो कोई ऐसा नहीं कि मिरेकल होने जा रहा है या कि नई चीजें, जो अच्छा करेगा वो लौट के आएगा जी जी। नरेश जी से बातचीत का सिलसिला बरकरार है। नरेश जी का कहना है कि वेव सबकी आई है, हमारी भी जरूर आएगी और उत्तर प्रदेश में हमारी ही सरकार बनेगी। फिलहाल बातचीत का सिलसिला जारी है, लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। तो ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। गांव में रहने वालों का जीवन स्तर सुधारने के लिए जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना शुरू की। इसमें गांव में पक्की सड़कें और नाली बनाने का काम हुआ। वेलकम बैक। मेरे साथ हैं सपा के दिग्गज नेता नरेश अग्रवाल जी। नरेश जी, सपा का इतना ज़बरदस्त असर है कि केंद्र में कई बार सरकार बनाने में बड़ा दखल रहा, लेकिन क्या वजह रही कि उसका खुद का एक्सपेंशन नहीं हो पाया, खुद वो एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाई?
नहीं, बनी भी राष्ट्रीय पार्टी। एक बार हम मध्य प्रदेश में आए, हम बेंगलोर में आए, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला, लेकिन हाँ ये सही है, उसके बाद हम नहीं उतना अच्छी परफॉर्म कर पाए। और कहीं ना कहीं लोगों की सोच ये हो गई कि उत्तर प्रदेश तक सपा रही। क्यों ऐसा हो पाया मैंने, जबकि नेताजी ने बड़ी कोशिश की। चलिए ये तो चला करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश खुद एक देश के समान है। उत्तर प्रदेश में जो पार्टी यही कहा जाता है कि आ जाए उसको नेशनल पार्टी वैसे ही मान के चलना चाहिए, क्योंकि देश का इतना बड़ा भाग उत्तर प्रदेश है। जी, समाजवादी पार्टी ने कई बार कोशिश की कि एक तीसरे मोर्चे का गठन हो। ये तीसरा मोर्चा कई बार बनते बनते हर बार रह जाता है। बिहार इलेक्शन में भी हमने देखा, फिर भी वो फॉर्मूला कामयाब नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य है। जितनी बार भी संबित सरकार या तीसरा मोर्चा बना, उतनी बार वो बिखराव भी बहुत जल्दी हुआ जी। और कहीं न कहीं उससे क्रेडिबिलिटी जनता के बीच वजह क्या रही, घटी। वजह क्या रही? मेरा मानना है कि जब स्वयंभू नेता ज्यादा जिस दल में हो जाते हैं, उस दल में मकसद से ज्यादा महत्वाकांक्षा हो जाती है। वो जो खुद ही स्वयंभू हैं जी, वो सोचते हैं कि मैं तो अपने राज्य का स्वयं मालिक हूँ, तो मैं किसी दूसरे की क्यों मानूं। तो ये स्थिति ज्यादा पैदा होती है। तो मुझे लगता है इसी कारण जी, क्योंकि स्वयंभू नेता ज्यादा थे, अपने राज्यों के सारे दिग्गज तीसरे मोर्चे में रहे, तो उन्हें तोड़ने में कोई हिचक नहीं। उन्होंने सोचा अपने राज्य में तो हमें, बाकी में हमारा क्या है। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा कारण था असफलता का। बीजेपी ने अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बना है केशव प्रसाद मौर्य को। क्या वाकई ये दलित कार्ड बीजेपी को फायदा पहुंचा पाएगा और सपा को नुकसान पहुंचा पाएगा? नहीं, वैसे तो मौर्य जी बैकवर्ड के हैं जी, लेकिन वो इतने नए हैं, पॉलिटिक्स में नोन नहीं है, और मेरे ख्याल उतना तजुर्बा भी नहीं होगा। हो सकता है पॉलिटिक्स लंबे समय से हो, लेकिन बहुत सीमित क्षेत्र तक हो रहा है। लेकिन उनको तो कृष्ण बना करके दिखाया गया, और उत्तर प्रदेश को द्रौपदी और अखिलेश और बाकी तमाम पार्टियों को उसका चीरहरण करते हुए दिखाया। चाटुकार बहुत आज से नहीं, राजा महाराजाओं के जमाने से भी चाटुकार थे, और भगवान के जमाने में भी चाटुकार थे जी। तो चाटुकारों से कभी देश बचा नहीं। तो अगर ऐसे चाटुकार हैं तो उनके बारे में क्या कमेंट किया जाए? बस इतना कह सकता हूँ, वो चाटुकारता कर सकते। बीजेपी को आप अक्सर एक सांप्रदायिक पार्टी मान के चलते हैं, लेकिन बीजेपी बार बार कह रही है कि हम सांप्रदायिक पार्टी नहीं है, और राम मंदिर भी अब उनका मुद्दा नहीं है। क्या ये मान लिया जाए? पहले तो घोषणा करें राम मंदिर हमारा मुद्दा नहीं है। वो कहते आस्था है, मुद्दा नहीं है। तो कहें तो ये बात डिक्लेयर करें खुलेआम। ये कहाँ कहते हैं वो तो अब भी कह रहे हैं कि हमारे राज्य में मंदिर बनेगा। आज ही मैं बयान पढ़ रहा था किसी बीजेपी के नेता का कि हमारे ही इसी मोदी सरकार के राज्य में ही राम मंदिर बनेगा। तो बीजेपी को हम सांप्रदायिक अगर कह रहे हैं तो गलत बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। ये पूरे देश की राय है, खाली हमारी राय नहीं है जी। और बीजेपी के नेता जिस तरह भाषण देते हैं, चाहे लव जिहाद की बात कर रहे हो, चाहे जिस तरीके की बात कर रहे हो, देशद्रोह पे, देशभक्त पे बात हो रही है। गोरखपुर के एमपी को ऐसे बयान दे देते हैं, तो कभी कोई नेता को ऐसा बयान दे देता है जो तनाव पैदा करने की स्थिति कर रहे हैं। तो हम अगर सांप्रदायिक कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं उनको। नरेश जी, बुंदेलखंड की बड़ी बुरी हालत है, किसान परेशान है। क्या वजह है कि उस तरीके से उसको राहत नहीं मिल पा रही? केंद्र सरकार अपने दावे कर रही है, राज्य सरकार अपने दावे कर रही है, लेकिन किसान आज भी आत्महत्या कर रहा है। ये खाली किसान तो सबसे ज़्यादा आत्महत्या और राज्यों में कर रहा है। आज भी मैं पढ़ रहा था, चार किसानों ने एक राज्य में। क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की ये ठीक है। बुंदेलखंड की स्थिति आज के लिए बहुत दिनों से खराब है। और मुझे याद है राहुल जी पिछली बार गए थे, तमाम घोषणाएं करी आई थी बुंदेलखंड की, लेकिन कोई भी नहीं मिली। केंद्र सरकार को भी मैंने बहुत बार घोषणाएं करते देखी। मैं कहता हूँ क्यों नहीं केंद्र एक बार बुंदेलखंड को टॉप प्रायोरिटी पे ले लेता है। बुंदेलखंड का वो भाग जो उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड का वो भाग जो मध्य प्रदेश में, दोनों भागों को पूर्ण डेवलप करने की क्यों नहीं कोशिश की जाती? ये भी मालूम है कि हर साल वहाँ सूखा पड़ता, पानी कम गिरता है, वहाँ संसाधन कम है। तो बुंदेलखंड की समस्या का समाधान एक साथ मिलकर राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार क्यों नहीं करती? आरोप प्रत्यारोप के माध्यम से अगर राजनीतिक रूप से आपका लिया जाएगा। सरकार आपकी है, जिम्मेदारी भी आपकी की है और जवाबदेही भी। देखिए, हम जिम्मेदारी पूरी निर्वाह कर रहे हैं। हमने वहाँ पर
1 रुपए में गेहूं, 2 रुपए में चावल देना शुरू करा दिया, टैंकर लगा दिए पीने के पानी के लिए, हम वहाँ पर सड़कें बना रहे हैं। लेकिन हमने केंद्र सरकार पर जो योजना भेजी बुंदेलखंड की, उसको केंद्र सरकार पूरा दबा के बैठे हुआ है। जब तक पाइपलाइन से वहाँ पानी नहीं, क्योंकि वहाँ पानी का स्टेटस इतना नीचे चला गया है कि पानी मिलना मुश्किल है, तो जब तक पाइपलाइन नहीं डाली जाए गांव-गांव में, अगर हम पहाड़ पे एक एक छोटे छोटे गांव में पाइपलाइन डाल सकते हैं तो बुंदेलखंड में क्यों नहीं कर सकते? जी, आजकल बिल्कुल माहौल ऐसा है कि राष्ट्रभक्त कौन है और राष्ट्र विरोधी कौन है। क्या इस तरह की बहस ज़्यादा ज़रूरी है या जो दूसरे विकास के मुद्दे जो पड़े हैं उन पर बात? मैं तो कह रहा हूँ दुर्भाग्य देश में इन्हीं बहसों पर देश चल रहा है। आप लोग भी इसको छटकारे की न्यूज़ को प्राथमिकता देते हैं। देश के सामने जो बेसिक समस्याएं हैं, गरीबी की, बेरोजगारी की, भुखमरी की, डेवलपमेंट की, आतंकवाद की, इन समस्याओं के समाधान के लिए कोई बात ही नहीं हो रही है। मैं देख रहा हूँ रोजाना एक छोटे छोटे मुद्दे पे कि कन्हैया कुमार ने क्या कह दिया, फला ने हिंदुस्तान जिंदाबाद कहा कि नहीं कहा, फला पाकिस्तान के पक्ष में क्यों बोल गया, वहाँ IAS का झंडा क्यों लग गया। हम सिर्फ इसी को देख रहे हैं। यही इससे देश का माहौल नहीं बिगड़ रहा है, इससे देश का माहौल नहीं बिगड़ रहा। मैं कह रहा हूँ बहुत खराब है। दुर्भाग्य है कि सारे देश में अखबार का पहला पन्ना कंस्ट्रक्टिव न्यूज से होता है, हिंदुस्तान में अखबार का पहला पन्ना डिस्ट्रक्टिव न्यूज से होता है। कितनी आत्महत्या, कितनी बलात्कार, कितनी खुदकुशी, कितनी मौत, कितनी एक्सीडेंट। और आप लोगों का भी जो हेडलाइन होती है सर, जिन हेडलाइन वही बनती है, जिन मुद्दों को लेकर के अराजकता फैलाई जाएगी और एक खास तबके को अगर टारगेट किया जाएगा तो जाहिर सी बात है मीडिया भी उसको हाईलाइट करेगा। देखिए, एक तो आप मान के चलिए कि हिंदुस्तान में अब कोई ये सोचे कि मुसलमान को हम हिंदुस्तान छुड़वा देंगे तो ये असंभव है। ये कभी संभव नहीं है। इतनी मिक्स आबादी हो गई है, अब हिंदू मुसलमान इतना मिक्स रहा कि आप उसको कैसे अलग कर सकते हैं। तो ये मुसलमान को भी दिमाग से निकाल देना चाहिए कि कोई सरकार बन जाएगी तो हमें निकाल के बाहर कर देगा, हमारे अधिकार छीन लेंगे। हिंदुस्तान में सबको एक अधिकार है, एक रहेंगे। और हिंदू मुसलमान का भेदभाव करके कोई राजनीतिक दल ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। लेकिन नरेश, ये माना गया कि जब पिछला लोकसभा चुनाव था और जिस तरीके से पार्टी की वहाँ पर हालत हुई उत्तर प्रदेश में, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी था कि जिस वोट बैंक को, मुस्लिम वोट बैंक को सपा अपना मानता था, वो कहीं छटक गया। कुछ मुजफ्फरनगर कांड का असर हुआ, हमें कहने में कोई एतराज नहीं है जी। और कंफ्यूजन पैदा हुआ और जो मुसलमान एकजुट होकर वोट करता था भिन्न भिन्न कर गया। मालूम पड़ा कि एक पार्लियामेंट्री कांस्टिट्यूंसी के एक सेगमेंट में कहीं कर दिया, दूसरे में कहीं कर दिया, तीसरे में कहीं कर दिया। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन वो एक वेव थी देश में जी। उस वेव के सामने कुछ भी होता, कोई असर नहीं होता। तो जिस तरीके से दादरी कांड को आपने हैंडल किया, अगर उसी तरीके से मुजफ्फरनगर कांड को अगर हैंडल किया होता तो शायद हालात इतने बिगड़ते नहीं, और इतने बिगड़े कि आज तक मुजफ्फरनगर के हालात सुधरे नहीं है। अब देखिए, ये तो उस समय के तत्कालीन अधिकारियों, हमारे कुछ नेताओं को समझ से काम लेना चाहिए था। वहाँ कांड हुआ था जी। अगर कांड के बाद तत्कालीन फौरी कार्रवाई हो गई होती तो शायद वो इस बड़ा रूप नहीं लेता। लेकिन वहाँ तो इतनी बचकाने हरकतें होने का उन्होंने मौका दिया जी। एक ग्रुप को एक जगह इकट्ठा होने का, दूसरे को दूसरी जगह, जिसका नतीजा ये निकल के आया। और मैं तो कहूँगा ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य था। कमीशन की रिपोर्ट आई है जी, और मैं तो कहूँगा उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी होना चाहिए जी। तो लेकिन अभी तक नहीं हुई है। अभी तक वो शेल्टर में ही रह रहे हैं लोग। मैं भी कह रहा हूँ कि नहीं कार्रवाई, उसको कार्रवाई होना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री से कहूँगा कि कार्रवाई करें, जिससे लगे कि कमीशन की रिपोर्ट आई है तो कार्रवाई हुई है, और फ्यूचर में अन्य अधिकारी या अन्य लोग उससे सबक लें। आपने नरेंद्र मोदी के वेव की बात की, क्या ये वेव उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगी? तो पूरे देश में देख रहे हैं कितनी बढ़िया दिखाई दे रही है। सारे राज्य साफ होते चले जा रहे हैं जी। जितने राज्यों में चुनाव हो रहा है, बीजेपी पता ही नहीं चलेगा उसको बड़ा साफ हो गया। तो बीजेपी तो उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा ना हो लड़ाई में ना दिखाई दे। नॉर्थ ईस्ट में तो उसने अच्छा किया, कहाँ क्या उसको उम्मीद नहीं थी। असम में लड़ रहे हैं चुनाव, लड़ रहे हैं। इससे पहले जो चुनाव हुए वहां पर उनकी सरकारें बन गई है। आप देख लीजिए कि मणिपुर की बात सामने आ रही है। जिस तरीके से गिरा गिरा के सरकारें बना रहे हैं,
ये तो दल बदल करके सत्ता का दुरुपयोग करके जो उत्तरांचल में क्या बहुत अच्छा किया। उत्तरांचल में चुनी हुई सरकार को जिस तरीके से बीजेपी ने भौड़ी हरकत करके गिराया, मैं तो उसको बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ। और 356 का जो मिसयूज है तो पार्लियामेंट में उठने भी जा रहा है कि गवर्नर के माध्यम से 356 का दुरुपयोग को हमें रोकना पड़ेगा। और ये कांग्रेस सरकारों ने भी किया था, इन्होंने भी। हम लोग जो रीजनल पार्टी हैं 356 के दुरुपयोग का सदैव विरोध करते हैं और हमने कहा कि 356 का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। उस पर आज भी हम स्टैंड कर रहे हैं। जी, तो जिस तरीके से राष्ट्रपति ने, राज्यपाल ने वहाँ 27 तारीख का समय दिया, 28 तारीख का समय दिया और 27 तारीख को सरकार बर्खास्ती कर दी। हालांकि पूरा मामला कोर्ट में रहा और कोर्ट ने लगातार सख्त टिप्पणियां दी और आखिरकार वहाँ की मौजूदा सरकार के फेवर में रिजल्ट भी दिया। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है, क्या लगता है? ठीक है, मामला तय करेगा सुप्रीम कोर्ट ही, लेकिन क्या लगता है? हमारे तो लगता है राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर होने के कारण या राजनीतिक निर्णय की क्षमता होने के कारण आज सारे डिसीजन कोर्ट के माध्यम से हो रहे हैं। अब अगर कोर्ट तय करेगी असेंबली जिंदा रहेगी, असेंबली खत्म हो जाएगी, तो इसके मतलब फिर डेमोक्रेसी कहाँ जिंदा रहेगी? ये तो एक बड़ी चिंता का विषय है। सूखे पर भी चिंता सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, पॉलिटिक्स पर भी सुप्रीम कोर्ट। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर इन सब चीजों पर अदालत विचार करने लगा तो फिर सरकार का काम क्या रह जाएगा? और सरकारों को सोचना पड़ेगा अदालत क्यों इन पे विचार कर रही है। दोनों चीज आएंगे। आज कुछ लोग चले जाते हैं सीधे कोर्टों में, PIL के माध्यम से उस पर तुरंत विचार शुरू हो जाता है। तो इस पर एक राष्ट्रीय बहस होना चाहिए कि किसका क्या क्या काम है, किसको क्या करना चाहिए, क्योंकि फिर डेमोक्रेसी का क्या रूप रह जाएगा ये समझ से बाहर हो रहा है। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे, क्या नरेश जी को नरेश की वो गद्दी मिल गई जिसके चलते आप राजनीति में आए? नहीं, देखिए, हम कोई गद्दी या कोई लेके नहीं आए थे, हम तो जनता की सेवा के लिए आए थे। और इतना लंबा समय तक अगर हमने राजनीति में जिंदा है, आज 36 साल मुझे निरंतर हो गया चुनाव जीतते हुए या जनता के बीच रहते हुए, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा, हमारे परिवार की चौथी पीढ़ी लगातार चुनाव राजनीति में है, ये भी एक देश के लिए मिसाल है। तो मैं तो कहूँगा जिस जन सेवा के लिए मैं राजनीति में आया था या अपने पूर्वजों से जो मैंने संदेश लिया था, कहीं न कहीं उस इच्छा को मैंने पूरा किया, जिसका नतीजा जनता हम पर विश्वास कर रही है। और मैं जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि उनके विश्वास को बरकरार रखूँगा। नरेश जी, आपने वक्त निकाला और मेरे तमाम सवालों के जवाब दिए, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये थे सपा नेता नरेश अग्रवाल जी, जिन्होंने तमाम बातों पे खुल के जवाब दिए। अगले हफ्ते एक नए मेहमान के साथ, कुछ नए मुद्दों के साथ मैं फिर हाजिर हूँगा। तब तक मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।